जी, आप जी। स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आज फिर से मुझे उन्होंने सेवा का मौका दिया। और जिस विषय पर मुझे अपने अनुभव साझा करना है, वो है दोस्तों, रिकवरी बिगिंस एट होम। सुधार की शुरुआत घर से। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक 15 साल का शराबी जीवन लेकर मैं आया था, पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद। मैं बोल सकता हूँ कि एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक जिसको कहते हैं, उस प्रकार का मेरा शराबी जीवन रहा था। ऐसा जिंदगी का एक भी फ्रंट मेरा बच्चा नहीं था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो सही था। चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, लगभग हर फ्रंट पे मैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ था। और उसमें ही एक जो ये पारिवारिक फ्रंट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि मेरा घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था। घर में पहले ही मैंने पिताजी का शराबीपन देख चुका था। बचपन से ही वो सारे अनुभव थे कि एक शराबी कैसे खुद बर्बाद होता है और कैसे उसका घर बर्बाद होता है, उसके घर के लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। इसका भुक्तभोगी खुद मैं था। घर के बाहर भी मैंने कई लोगों को शराब की वजह से तबाह बर्बाद होते हुए मरते हुए देखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ अच्छी संगत थी, कुछ अच्छे संस्कार थे, पढ़ाई की लाइन थी। और इसीलिए दोस्तों, कॉलेज में जाने तक तो कभी भूल के भी मेरे मन में शराब वराब का कोई विचार नहीं आया। कोई और अन्य कोई शौक भी मुझे नहीं था। बहुत ही कम उम्र में ही बड़ा मैं एक्टिव था, पढ़ाई में और दूसरी चीजों में। तो एक अच्छा नाम मैंने बहुत ही जल्दी कमा लिया था कि भाई पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा एक्टिव लड़का है, अच्छी संगत का है। मगर कॉलेज में जाने के बाद में दोस्तों, पहली बार चार दोस्तों के साथ में मैंने शराब पी। और वो मजे की खातिर ही मैंने पी थी। विरोध का ऐसा कोई भी स्वर अंदर से आया ही नहीं था कि भाई शराब खराब है या शराब की वजह से अपने घर में बर्बादी हुई है, बाहर भी मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, तो मैंने ये नहीं लेनी चाहिए, ऐसा विचार तक मन में नहीं आया था। क्योंकि ऐसे भी लोगों को मैंने शराब पीते हुए देखा था, एंजॉय करते हुए देखा था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, अगर एक तरफ बर्बाद होने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ ठीक से एंजॉय करने वाले भी तो लोग हैं। और शायद यही वजह थी दोस्तों कि जब मुझे पहली बार उन दोस्तों के साथ में शराब पीने का मौका मिला, तो एक आकर्षण के तहत ही मैंने शराब पी ली। अब चार दोस्तों में वो एक थोड़ी थोड़ी शराब, पहले दिन तो कुछ लगा ही नहीं, मगर मेरे जिंदगी में वो शराब का सफर शुरू हो गया। फिर मैं, जब भी मुझे मौका मिलने लगा, कोई शराब ऑफर करता था, तो बिल्कुल मैं जल्दी ही तैयार हो जाता था और अच्छा लगता था। एक नया खुमार, नया वातावरण, लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ रही है। अब मैं सबके साथ में मिल रहा हूँ, मिल के जुल के रह रहा हूँ, नहीं पीने वालों के साथ भी, पीने वालों के साथ भी। तो ये जो एक नया वातावरण था, जो मजा दे रहा था, तो मुझे अच्छा लगने लगा। पर मैं एक डुअल पर्सनैलिटी, एक दोहरी लाइफ जी रहा हूँ, ये उस वक्त समझ में नहीं आया।
क्योंकि एक तरफ तो मेरी इमेज बड़ी अच्छी थी कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हूँ, एक्टिव लड़का हूँ। घर की परिस्थितियां खराब है फिर भी मैं अच्छी संगत में हूँ। मगर दूसरी तरफ मैंने चुपके चोरी से ये शराबियों का वातावरण मैंने चुन लिया था। जहां भी मुझे ऑफर मिली, किसी ने बोला, तो मैं बिल्कुल चालू पड़ जाता था उनके साथ। तो शुरू में ही मुझे भगवान ने ऐसे संकेत दे दिए कि शायद मैं उस वक्त समझ जाता तो मैं आगे मेरी जो बर्बादी होनी थी वो नहीं हुई, वो जो हुई वो नहीं होती थी। लाइफ में पहली ही होली आई, और उस पहली ही होली में उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ पहली बार शराब पी थी, मैंने इतनी शराब पी ली कि मैं ब्लैकआउट में चले गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कितने बज रहे हैं, और किस किस प्रकार की कितनी शराब मैंने पी। कुछ दिन कहीं तो भी गिल्टी फीलिंग रही, लेकिन फिर वो जो लोग बोलते हैं साथ वाले कि अरे हो जाता है कभी कभी, ये कभी कभार पीने वाला है, थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो वो चीज हमको और बूस्ट करती है कि नहीं यार, ये कभी कभार हो जाता है, आगे ऐसा नहीं करेंगे। और वो जो दौर शुरू हुआ दोस्तों, कैसे धीरे धीरे जिंदगी में शराब बढ़ने लगी, उसका प्रमाण बढ़ने लगा, टाइमिंग बदलने लगा। शराब मेरी गरज बन चुकी थी। जिस दिन कोई साथ पिलाने वाला नहीं मिला और शराब नहीं मिली तो रात को क्रेविंग होने लग जाती थी। खाना नहीं हो रहा, रात को नींद नहीं आ रही। और ऐसे में कब मैंने पहली बार हिम्मत करके अकेले शराब पी, मुझे पता ही नहीं चला। और दोस्तों, वहां से मेरा जो शराबीपन का सफर है वो शुरू हुआ। शुरू में ही मैं कई बार ब्लैकआउट में चले जाता था तो लोग मुझे घर में उठाकर लाने लगे। और फिर घर के लोगों को भी पता चला कि मैंने भी अब शराब पीना शुरू कर दिया है। और सिर्फ शराब पीना ही शुरू नहीं किया, उसकी तादाद भी बढ़ गई है। क्योंकि जब लोग उठाकर ला रहे हैं, या फिर मैं लेट नाइट पीकर घर में आके आकर मेरा गिरना पड़ना शुरू हो जाता था, तो उसका सबसे ज्यादा जो परिणाम जो हुआ दोस्तों, तो वो मेरी माँ पर ज्यादा हुआ। मेरी शादी ए में आने के बाद हुई, तो मेरा अल्कोहलिज्म मेरी माँ ने तो, मेरी बीवी ने तो और बच्चों ने तो नहीं देखा। मगर मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये जो दो लोग थे, इन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म बहुत बुरी तरीके से झेला। और उसमें भी जो मेरी माँ थी, उसने तो मेरे पिताजी का भी अल्कोहलिज्म झेला था। कहीं तो भी उसकी सारी जो उम्मीदें थी वो मुझ पर थी। लेकिन जब उसने देखा कि भाई अभी अपना लड़का भी उसी राह पे निकल पड़ा है, तो उसके क्या हालात होते होंगे तो वो आज मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मगर उस वक्त कभी उसका ख्याल ही नहीं आया, कोई संवेदना ही नहीं थी। मैं अपने ही किंग बेबी सिंड्रोम में था कि कभी कभार शराब ज्यादा हो भी जाती है तो वो तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभार। बाकी अपना पूरा कंट्रोल है, बाकी के लोगों के जैसा अपना नहीं है। आई एम डिफरेंट। दूसरों की बर्बादियां हुई है, अपनी नहीं होंगी। और बस यही जो सोच थी, इसने दोस्तों मेरा शराबीपन बढ़ाया। सारी चीजें मैं जो दूसरों को ताने देता था कि मैं उधार नहीं पीता, गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरे पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं, वो कालांतर में सारी चीजें मेरे साथ में होने लगी। एक खौफ, एक दहशत मैं अपने परिवार के चेहरे पे देख रहा था। पिताजी तो खुद शराब शराबी होने की वजह से वो तो कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाते थे। मगर माँ के चेहरे पे वो दहशत, और उसके जो चेहरे, उसके माथे पे जो शिकन है, वो आज भी कहीं तो भी महसूस होती है दोस्तों। कई बार
लोग दोनों तरीके के सवाल हमारे घर के लोगों को पूछते हैं कि आपका लड़का शराब पीना शुरू हो गया, उसका ज्यादा पी रहा है। और घर के लोगों ने अगर बोला नहीं नहीं अभी नहीं पीता, तो लोग बराबर बोलते कि अरे क्या बात करते हो, उस दिन तो बहुत पी के वहां पड़ा था। और अगर उसने बोला कि हाँ पीता है कभी कभार, तो उस पर भी ताने। अरे भाई उस पर ध्यान दो, उसको अभी रोको। मगर हम शराबी कहाँ किसी की सुनने वाले होते हैं। तो दोनों तरफ से हमारे परिवार का ही मरना होता है दोस्तों। दोनों तरफ से उनको कहीं तो भी सारी चीजें सुननी पड़ती है। शराब मैं पीता हूँ, लेकिन मेरा परिवार बीमार हो जाता है। ए में आने के बाद पता चला कि फैमिली सिकनेस क्या है। कैसे में एक शराबी के साथ में रहते हुए पूरा घर कहीं तो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। और वो डर, वो दहशत मैंने अपने घर में देखी थी दोस्तों। ये मैं नहीं बोल सकता कि अगर पिताजी शराबी थे तो उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं लगता था, या वो ये नहीं चाहते थे कि मैं शराब से दूर रहूं। पर शायद वो बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे दोस्तों मेरी शराब जैसे बढ़ी, वैसे वैसे दोस्तों मेरी उग्रता बढ़ने लग गई। सारे जो अंदर दबी हुई भावनाएं थी, वो कैसी उफान पे आ गई पता ही नहीं चला। सबसे ज्यादा जो गुस्सा और खुन्नस थी वो पिताजी के प्रति थी, कि इनके शराबीपन की वजह से मैं जो चाहता था वो मुझे मिल नहीं पाया, मैं वो हासिल नहीं कर पाया इनकी वजह से। यानी सारा ब्लेम जो था वो पिताजी पे था। तो जब तक शराब जिंदगी में नहीं थी तब तक मेरी भाषा, मेरा व्यवहार सब कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे ही शराब जिंदगी में आई और वो बढ़ने लगी, वो सारी भावनाओं के बांध कहीं तो भी टूटने लगे। और फिर धीरे धीरे मेरे स्वभाव में जो उग्रता आई, तो मैं पिताजी की पहले तो हिस्ट्री निकालने लगा, फिर उनको ब्लेम करने लगा। ये सिलसिला गाली गलौज तक गया। और अल्कोहलिज्म में एक सबसे दुखद घटना हुई कि एक बार मैंने उन पर हाथ उठा दिया था। माँ का इसमें कोई दोष नहीं था, कोई रोल नहीं था, लेकिन कोई ब्लेमिंग नेचर। मुझे लगता था कि ये जो माँ है ये उनका सपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से कहीं तो भी मैं उसको कई बार अपमानित करता था। मैं ये भूल जाता था कि वही घर संभाल रही है और कैसे दो दो शराबियों के बीच हो रही जी रही है। तो ये इस तरीके के हालात एक शराबी अपने घर में बनाता है दोस्तों। कितना मानसिक प्रताड़ना अपने परिवार को सहन करनी पड़ती है, ये उस वक्त समझ में ही नहीं आया था। तो डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा बन गया था। तो वही पिताजी थे जो सरकारी हॉस्पिटल में मेरे साथ में मेरी सेवा कर रहे थे। जब मैं विड्रॉल्स में होता था तो मुझे पानी ला कर देना, मुझे बाथरूम ले जाना। कई बार मैं बोलता था कि मुझे शराब से दूर रहना है तो डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो एक जवान जो लड़का है, उसकी सेवा उसके बूढ़े माँ बाप कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद मैं जब दुरुस्त हुआ 11 महीने के बाद, नहीं मालूम था कि अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी होती है, या मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता। वापस मेरी जिंदगी में और शराब आई। और उसके बाद में तो फिर इंतहा हो गई। घर के लोगों ने भी बोल दिया कि अब ये कल मरे सो आज मरे। बाकी की दुनिया ने भी मेरा बॉयकॉट कर दिया। दोस्तों इस तरीके से कहीं तो भी मैंने अपने परिवार को सताया, रुलाया, खून के आंसू रुलाया था। भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला 2007 अगस्त में। अगले महीने मुझे 19 साल पूरे हो जाएंगे, 15 अगस्त को। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद पता चला दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। और इस बीमारी ने
ना सिर्फ मेरे शरीर को बल्कि मेरे मन को भी प्रभावित किया है, मेरी भावनाएं भी प्रभावित हुई है, और मेरी आत्मा भी कहीं तो भी इससे प्रभावित हुई है। स्पिरिचुअली मैं बैंकरुप्ट हो चुका हूँ, नैतिक रूप से अधपतित। और ये जो बीमारी है, मन और शरीर के साथ कहीं तो भी मेरे विचारों को, मेरे व्यवहारों को, मेरे व्यक्तिमत्व को भी लगी हुई है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। मद्य के साथ मेरा इज्म भी जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए 12 कदमों का एक आध्यात्मिक प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया था, क्योंकि मेरी बीमारी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल मेलेडी। आया तो मैं सिर्फ यहाँ शराब से दूर रहने के लिए था, और लोग भी बोलते थे कि यार तू दारू से दूर हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तू बहुत बढ़िया लड़का है, बढ़िया आदमी है। तो मुझे भी लग रहा था कि यार बराबर है, अपन सब ठीक है अपना, अगर शराब बंद कर देंगे ना तो बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, बीमारी को कबूल किया, पहले कदम पे कहीं तो भी ये कबूली दी कि नहीं यार, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, मेरी बर्बादी हो चुकी है। ईश्वर को मानता नहीं था तो एक उच्च शक्ति को कबूल कर लिया, और शराब की दूरी का जो सफर है, सोब्राइटी का, वो शुरू हो गया। मगर कुछ ही समय के बाद में समझ में आ गया दोस्तों, अनुभव मिलने लग गए कि सोब्राइटी इज नॉट इनफ। सिर्फ शराब की दूरी काफी नहीं है। अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला, मेरे पुराने तौर तरीके, मेरे पुराने विचार, मेरे व्यवहार, इनमें अगर परिवर्तन नहीं आया, तो मैं ज्यादा दिन तक सोबर नहीं रह पाऊंगा। और बड़ी मुश्किल से अगर मैं सोबर रह भी गया, तो इस सोबराइटी का आनंद नहीं मिल पाएगा। मेरी सोबराइटी का ना तो मुझे फायदा होगा, ना मेरे से जुड़े हुए लोगों को होगा। और इसीलिए कहीं तो भी शराब से दूर होने के बाद, रोज ही एक ही मीटिंग्स में हमारे जो ओल्ड टाइमर्स है शेयरिंग करते थे कि ये सिर्फ शराब से दूर होने का प्रोग्राम नहीं है। शराब की दूरी एक शुरुआत है। मगर जब तक मैं अपने आप पे काम नहीं करूंगा, प्रोफाउंड इन चेंज इन पर्सनैलिटी पे नहीं काम करूंगा, तो मुझे इस शराब की दूरी का फायदा नहीं होने वाला। मुझे जीने का आनंद चाहिए, मुझे एक मन शांति चाहिए, सेरेनिटी। वो मुझे मिलने वाली नहीं है। जैसे अल्कोहलिज्म में मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट था, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। तो अगर मैं ए में आने के बाद में अगर सिर्फ शराब से दूर हूँ, ड्राई सोबर, तो शराब की दूरी तो मिलेगी, लेकिन वैसे ही मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट रहूंगा, अगर मैंने अपने आप में बदलाव नहीं लाया। तो सही में दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आकर जो भी मैं सीखता हूँ, इन 12 कदमों के माध्यम से, तो कितना मैं इस रिकवरी के प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, कितने इन कदमों को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसकी सबसे पहली परीक्षा अगर कहीं होती होगी, तो वो मेरे घर में होती है। पता चल जाता है कि वास्तव में मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, या मैं इस प्रोग्राम पे अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में भी मैं शामिल हूँ या नहीं हूँ, या कितना बदलाव मेरे अंदर में आया है। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी शादी 2 साल के बाद हुई, ए में आने के बाद। तो शुरुआत के 2 साल सोबराइटी के लिए ही जद्दोजहद थी। काम धंधे पूरे खराब थे, एक अच्छे व्यवसाय में था, उसका गुडविल पूरा खराब हो चुका था। तो ज्यादातर मेरा समय ए में ही रहता था। एक अच्छी बात थी वो, कि मैं अपने आप को ए में पूरा इन्वॉल्व कर दिया था, और उसका नतीजा भी मुझे मिला कि मुझे शराब की दूरी मिली। बहुत ही जल्दी मैं सर्विस में आ गया था, 6 महीने में ही एक होम ग्रुप ज्वाइन किया था। तो
उसकी सेवा करने का मौका मुझे मिल गया था। काफी एक्टिव मैं ए में रहा शुरू से ही। तो उसकी वजह से जीवन के जो पर्सनल प्रॉब्लम थे वो मुझ पे हावी नहीं हुए, और मैं विचलित नहीं हुआ, और मैं शराब की तरफ नहीं जा पाया। मगर कुछ कमजोरियां थी उन शुरुआत के 2 सालों में, क्योंकि मेरे अंदर में कोई बदलाव ही नहीं आया था। घर के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां थी, जो मेरे कर्तव्य थे, वो मैं पूरी तरीके से निभा ही नहीं पा रहा था। और एक एक समय, एक बार मैंने देखा कि मेरे घर के लोग मेरे और इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरे पिताजी ने एक बार बोल भी दिया था कि क्या बोले, ये मीटिंग मीटिंग लगाता है बोले, क्योंकि जब भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी या कोई काम बताया तो मैं मीटिंग को आगे कर देता था, ए को आगे कर देता था। एक स्लोगन भी है, हाइडिंग इन ए में छुपना। ए में इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं, क्योंकि हम जितना ए में इन्वॉल्व होते हैं, हम हमको सोब्राइटी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ए की आड़ में जो जरूरी चीजें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, उनको हम भूल जाए। तो शुरुआत के 2 सालों में ये चीजें मेरे साथ में हुई। किसी प्रकार की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार नहीं। कोई भी उन्होंने काम बताया तो मैं बिल्कुल एक ही आड़ में छुप जाता था। तो बड़ी उम्मीदें थी कि मैं शराब से दूर हो जाऊं, एक अच्छी जिंदगी जीऊं, अपने परिवार को कहीं तो भी उसका सपोर्ट मिले। लेकिन वो चीजें मेरे अंदर में नहीं थी। ना मेरी भाषा बदली थी, ना मेरा स्वभाव बदला था। वही चिड़चिड़ाहट थी, वही तुनक मिजाजी थी, वही डोमिनेशन था, वही ब्लेमिंग नेचर था। मैं शराब से दूर हो गया हूं तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी ने भी शराब नहीं पीना चाहिए। और फिर वही सारी चीजें चलती थी, आरोप प्रत्यारोप। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं था, या मुझे उस वक्त समझ नहीं थी कि भाई, जैसे तू अपने आप को बीमार कह रहा है में आकर, तो तू अपने पिताजी को भी बीमार क्यों नहीं समझता? जो ट्रीटमेंट तू लोगों से चाहता है, तो वही ट्रीटमेंट तू अपने पिताजी को क्यों नहीं दे सकता? कालांतर में ये चीजें हुई दोस्तों। जब मैंने अपनी 4 स्टेप इन्वेंट्री ली, धीरे धीरे और समझ बढ़ी, तब जाकर दोस्तों मेरे अंदर खास तौर पर रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री, पहले नंबर पे पिताजी का ही नाम था। लेकिन वो इन्वेंट्री लेने के बाद में मेरे अंदर से वो सारे गुस्से के, खुन्नस के जो भाव थे, वो कहीं तो भी कम हो गए या निकल गए। और फिर आखिरी के दिनों में उनकी अच्छा अपने आप शराब बंद हुई। मगर बढ़ती उम्र के साथ में वो बीमार रहा करते थे, तो मैं उनकी सेवा कर पाया। और वो सेवा भी मैंने मजबूरी में नहीं की, आज मैं बोल सकता हूँ कि उनके मन से मैंने सेवा की। कोई मेरे अंदर में उनके प्रति गुस्सा और खुन्नस नहीं रही। तो यह मिराकल एक के प्रोग्राम का था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मैंने सीखा था, इन कदमों की वजह से मेरे अंदर जो बदलाव आया था, अपने पिताजी के प्रति, माँ के प्रति, या और लोगों के प्रति, तो उसकी वजह से मैं निस्वार्थ मन से और अच्छे मन से उनकी सेवा कर पाया। 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज मन को सुकून है कि जो भी गलत व्यवहार मैंने उनके साथ में किए थे, उनको अपमानित किया था, एक बार उन पर हाथ उठाया था, तो उसकी आत्मग्लानि आज मुझे कचोटती नहीं है। ये एक ही चमत्कार है, जब हम अपनी गलतियों पे पश्चाताप करने की बजाय प्रायश्चित करते हैं, भरपाइया करते हैं, तो चाहे कितने भी बड़े से बड़ा पाप हमने किया हो, उसमें उसकी आत्मग्लानि से हम मुक्त हो सकते हैं। वो सारी चीजें आज याद आती है, लेकिन उसकी ग्लानि मेरे मन को खाती नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम ने मुझे वो भरपाइया करने का मौका दिया।
माँ के साथ कहीं तो भी मेरा जो बोलने का तरीका, जो मेरी भाषा थी, जबकि उसका तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसा कोई गलत रोल ही नहीं था। उसने न सिर्फ संवारा, समझाया, सब कुछ सारी प्रकार की मदद की थी। लेकिन फिर भी एक अंदर से कुछ तो भी अलग प्रकार का रिजेंटमेंट रहता है। हमको लगता है कि आगे वाले व्यक्ति ने हमारे मन के हिसाब से चलना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है तो हम उसके प्रति गुस्सा पाल लेते हैं। हमेशा लगता था कि मेरी जो माँ है वो मेरे पिताजी को सपोर्ट करती है, और बस ये एक ही कारण से मैं कई बार उससे बदतमीजी करता था, भाषा से, व्यवहार से। बाकी और कोई चीजें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने अपनी खुद की छानबीन की, तो मुझे पता चला कि लोगों को ब्लेम करने की गरज नहीं है। ए का प्रोग्राम अपनी इन्वेंट्री लेने का प्रोग्राम है। दूसरों की इन्वेंट्री लेके मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सिर्फ रिजेंटमेंट बढ़ेगा तो बदला लेने की भावनाएं ही बढ़ती रहेंगी सभी से। लेकिन जितना मैं अपने आप की इन्वेंट्री लूंगा, अपने सुधार की कोशिश करूंगा, उतना मुझे ज्यादा फायदा होगा। उतने लोगों से जो मेरे संबंध है वो कम खराब होंगे। तो आज कहीं तो भी अपने आत्मचिंतन में वो सारी चीजें याद आती है कि मेरा जो परिवार था वो कितना बुरी तरीके से प्रभावित था मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से। कितनी यातनाएं मैंने उनको दी, उस वक्त तो समझ में ही नहीं आया, मगर आज मैं होश में हूँ। आज वो सारी चीजें याद आती है। तो एक सबसे पहले रिकवरी तो यही शुरुआत हो जाती है उनकी बीमारी की, कि जब मैं शराब से दूर होता हूँ। हर पल जो एक डर और दहशत में जीने वाला जो मेरा परिवार है, एक सेंस ऑफ रिलीफ तो उसको शुरू में ही मिल जाती है कि अब अपना लड़का शराब पी के नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा हमारे परिवार को यही डर सताते रहता है कि भाई अब ये घर से गया है, अब ये किस परिस्थिति में घर में वापस आएगा। फूट फट के आएगा या लाश बन के आएगा, और अगर आ भी गया तो फिर घर में क्या कर देगा, क्या नहीं कर देगा, हमारी नींद हराम कर देगा। तो मेरे जैसे शराबी की कोई गारंटी नहीं रहती दोस्तों कि वो घर से निकलने के बाद में किस हालत में ए में आए, वापस घर में आएगा। लेकिन जैसे ही हम ए में आते हैं, हमारी शराब की दूरी शुरू होती है। सबसे पहले तो इस डर और दहशत से वो मुक्त होते हैं। एक भरोसा मन में जागता है कि नहीं, अब हम इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि ये जो आदमी अब लेट भी अगर आ गया तो पीकर नहीं आएगा। ये चीजें मैंने अपने शुरुआती शराबी दिनों में मैंने महसूस किया। उनका भरोसा धीरे 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 मजबूत होने लगा। डर उनकी जिंदगियों से गायब होने लगा। लेकिन अब असल सवाल था मेरे स्वभाव का। स्वभाव बदलने का नाम नहीं ले रहा था। एक तो शुरू से ही मेरी आदत थी एकदम भड़क जाने की। वो कई सालों से जो एक स्वभाव बन चुका था, उसकी वजह से अगर जरा भी मेरे मन के हिसाब से कोई चीज नहीं हुई, तो अचानक पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ जाता था, तो मैं भड़क जाता था और मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। और ये जो मेरा स्वभाव था, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये हर जगह था दोस्तों। ए के अंदर था, काम धंधे पे था, परिवार में था। और इससे कई बार सामने वाला दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, मेरे संबंध खराब हो जाते थे। अल्कोहलिज्म में तो छोटी छोटी बातों के लिए मेरे संबंध खराब हुए। मगर घर के लोग, वो बेचारे क्या करेंगे, उनको मेरे सिवा कोई और नहीं, और मुझे उनके सिवा कोई नहीं। वो सिर्फ सहन कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे जैसे पागल इंसान के साथ में एक लंबा सफर तय किया था। जैसे तैसे शराब तो दूर हो गई, लेकिन ये जो मेरा स्वभाव था, भड़कने वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। मगर एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मेरे स्पॉन्सर ने भी एक बार मुझे समझाया कि
कोई भी बात करने का एक तरीका होता है। कई बार हमारा उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन अगर हमने उस बात को सही तरीके से अगर नहीं रखे तो बात का बतंगड़ हो जाता है। अगर हमने सही तरीके से अपनी बात आगे वाले के पास नहीं रखे तो वो नाराज हो सकता है, उसका दिल दुख सकता है। और जिस प्रकार का आपका स्वभाव है तो वो हर जगह आपका नुकसान करेगा। काम धंधे पे नुकसान करेगा, ए में नुकसान कर रहा है, आपके घर के लोग परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, ये बात भी कहीं तो भी समझ में आई कि मुझे अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। तीसरे कदम ने यहाँ मेरी बड़ी मदद की कि सब कुछ तुम्हारे मन के हिसाब से होने वाला नहीं है, इसलिए अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या चीज अगर आपके अनुकूल नहीं है, आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही है, तो उसको ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल कर लो। हम किसी को बदल नहीं सकते। पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, इनके सामने में हतबल है हम। सबसे पहले तो शराब के सामने में पावरलेसनेस, हतबलता हमने कबूल कर ली है। लेकिन एक समय के बाद में हमको ये भी कबूल करना पड़ता है कि हम व्यक्तियों, परिस्थितियों और वस्तुओं के सामने में भी हतबल है। ये भी हमारे हिसाब से होने वाली नहीं है। शादी 2 साल के बाद में हुई दोस्तों मेरी। उसके पहले उन 2 सालों में ऐसी कई चीजें हुई कि जिसकी वजह से भी मुझे तीसरा कदम लेना ही लेना पड़ा। एक बार मेरी 6 महीने में एंगेजमेंट टूटी। उसके बाद में मैं 2 साल से ए में था, सोबर था। उसके बावजूद किसी ने लड़की वालों को खबर दे दिया था कि पीके पड़ा होगा, और बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया था। लेकिन वो ही सही समय था कि अब तेरे हाथ में ये सब कुछ नहीं है। ईश्वर की इच्छा को कबूल कर ले और लेट गो लेट गॉड करके सब उसके हाथ में छोड़ दे। तो जब मैंने तीसरे कदम को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू किया, सबसे पहले तो मेरा दिमाग ठंडा होने लगा। एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों ये। इसको हमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, रोज, हर पल। हर चीज मेरे मन के हिसाब से नहीं होगी। मैं लोगों को बदलने की कोशिश करते रहता था, और वो लोग नहीं बदले तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था, गुस्सा आता था, बदला लेने की भावना होती थी। मगर जैसे ही मैंने तीसरा कदम अपनी जिंदगी में समय समय पे, हर पल में जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसका असर मेरे परिवार पे आया। उनसे बातचीत करने का जो मेरा तरीका है वो कहीं तो भी चेंज होने लगा। शादी हो गई थी, और शुरू में ही दोस्तों वाइफ के साथ में अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं थी। वो अच्छे परिवार से आई थी। मेरी घर के हालात पहले ही खराब थे, आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब थी। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये अब मुझे निभा नहीं पाएंगी। इसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें है, बड़ी बड़ी सोच है, और मैं वो सब पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार क्लेशेस होते थे। एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा था। लेकिन मेरे जैसा शराबी तो बिल्कुल फौरन निर्णय लेने वाला होता है, और जल्दी ही हार मानने वाला होता है, घबरा जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, इतनी इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ में कैसे कटेंगी। तो मैं शादी के कुछ ही दिनों के बाद में मेरी पत्नी को, कैसे मैं उससे अलग हो जाऊं, कैसे मैं डाइवोर्स ले लूं, इस बारे में मेरा विचार चलते थे। लेकिन आज देखो दोस्तों कि वही पत्नी है। 17 साल शादी को हो गए हैं। हर सुख दुख में उसने इन 17 सालों में साथ दिया है। आज भी कई चीजें जो है मैं नहीं पूरी कर पाता हूँ, लेकिन वो बराबर मुझे निभाती है। तो समझ में आता है दोस्तों कि परिवर्तन मुझे अपने अंदर में करना था, और मैंने वो किया ए में आने के बाद, जिसकी वजह से ही कहीं तो भी ये रिश्ता अभी टिका हुआ है। अगर मैं उस वक्त अपने आप पर काम करने की बजाय, अगर मैं अपनी पत्नी को या और लोगों को ही बदलने की कोशिश करते रहता,
तो शायद आज जो परिवार बचा हुआ है शायद वो भी नहीं बच पाता। तो हमारी जो रिकवरी की जो परीक्षा है दोस्तों, वो हमारे घर से ही शुरू होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं कितना नाम कमा रहा हूँ, कितना मेरा आदर सम्मान है, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरा घर कितना सुरक्षित है, मेरे घर में रिश्ते कैसे हैं। यदि मैं बाहर पूरी दुनिया में मान सम्मान कमा रहा हूँ, मगर घर में जाने के बाद में घर के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, मेरे रिश्ते अगर उनसे ठीक नहीं है, तो जो भी अच्छे काम मैं कर कर घर में आया हूँ, उसका सुकून मुझे नहीं मिलेगा। घर में आते बराबर फिर वही वातावरण हो जाएगा। जो एक चैन की नींद मुझे मिलनी चाहिए, मैं अपने घर में नहीं पा पाऊंगा। मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक के घर की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, हर एक के घर की सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। मगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरा घर सुरक्षित नहीं है, अगर घर के लोग अगर खुश नहीं है, तो मुझे भी अपनी सोब्राइटी का आनंद नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मेरे घर में कभी बर्तन नहीं बजते या कभी कोई तू मैं नहीं हो जाती, बिल्कुल होती है। घर है, परिवार है, तो ये चीजें चलती रहती है। तो हमारे घर में भी होती है, आज भी होती है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि किसी चीज का एक रिजेंटमेंट पाल लेना, किसी भी इशू को बहुत ज्यादा खींचना, बढ़ाना, वो आज मेरी लाइफ में नहीं है। शुरू शुरू में था। आगे वाला व्यक्ति अगर मेरे मन के हिसाब से नहीं चल रहा है या उससे सही में कोई गलती भी हो गई हो, तो कई दिनों तक, हफ्तों महीनों तक वो चीज मन के अंदर में दबी हुई रहती थी। लेकिन आज समझ में आता है कि वो चीजें पालकर मैं अपनी आत्मशांति ही गवा रहा हूँ। और मेरा मन अगर अशांत है, तो फिर मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन अगर ठीक नहीं रहेगी, तो मैं कभी भी धोखे में आ सकता हूँ। और वो ठीक रखने की जिम्मेदारी मेरी है, आगे वाले की नहीं है। आगे वाला क्या करता है क्या नहीं करता है वो उसकी बात है। एक ही आध्यात्मिक प्रोग्राम पे मैं हूँ। और इसलिए सबसे पहले मुझे अपने आप में सुधार रखना पड़ता है, मुझे अपनी इन्वेंटरी लेनी पड़ती है। हमेशा मैं ही गलत होता हूँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरों की गलतियां पकड़ कर बैठूंगा, तो सिर्फ बात बिगड़ने वाली है। जितना मैं अपने आप पे फोकस करूंगा, जितना मैं अपने आप को नम्र रखने की कोशिश करूंगा, बातों को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, उतना ही चीजें बढ़ने वाली नहीं है। तो आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि घर में किसी प्रकार की कोई इशू पैदा नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। दो भिन्न व्यक्ति होते हैं, दोनों के अपने अपने विचार करने के, सोचने के तरीके होते हैं। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, आगे वाला अलग तरीके से सोचता है। कभी कभी इस वजह से भी क्लैश होते हैं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, 12 कदम हो, कभी परंपराएं भी हमारी मदद करती है। ग्रुप कॉन्शियस जिसको कहते हैं, मैं इन परंपराओं को भी अपने घर में कहीं तो भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पहले ऐसा था कि जो मैं बोलूँ वो कायदा, मैंने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं, किसी के बारे में कोई सोच विचार नहीं। मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सबके हित में है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये सीखने को मिला कि नहीं, इससे सिर्फ मैं आगे वालों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहा। वो सुन रहे हैं, वो एक ऐसी दबी कुचली लाइफ जी रहे हैं जैसा मेरे अल्कोहलिज्म में वो जीते थे। मैं उनको खुली सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ, उनको अपने मन से जीने की इजाजत। पर्सनालिटी, तो वो खुशी से मेरे साथ में नहीं रह रहे, वो कहीं तो भी मजबूरी में मेरे साथ में रह रहे।
तो आज इस ए के प्रोग्राम की बदौलत अगर कोई भी जरूरी निर्णय लेना है, तो आज मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं अपने परिवार के साथ में बैठ के उसके बारे में मैं चर्चा करूँ, ना कि हर बात को उन पर लादने की कोशिश करूँ। छोटी छोटी चीजों में भी कैसे उनको मैं खुश रख सकूं, आज ये कोशिश होती है। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर या बाहर की दुनिया में जो कुछ भी मैं बताता हूँ, अगर वो अपने घर में अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो कहीं तो भी ये जो दोहरी जिंदगी है, ये मुझे खुशी देने वाली नहीं है। और ये ज्यादा दिन तक चलती भी नहीं है दोस्तों, इसका असर बिल्कुल दिखता है। कई अन्य ए के सदस्यों से भी मैंने ये सारी चीजें सीखी है। एक दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं, और बिल्कुल सीखना भी चाहिए दोस्तों। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी यदि मैंने अपने घर को ठीक तरीके से मजबूत नहीं रखा, अपने परिवार की तरफ मेरी जो देखने का जो नजरिया है, मेरा उनके साथ में व्यवहार करने का जो नजरिया है, तरीका है, वो अगर मैंने नहीं बदला, मेरी सोब्राइटी का फायदा अगर मेरे परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं तो भी आज मुझे विचार करना पड़ता है कि मेरी जो रिकवरी है वो अभी भी अधूरी है। जरूरी नहीं है कि मैं उनकी हर जरूरतों को पूरा करूं, और उसमें भी उनको खुशी देने का जब सवाल आता है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा उनको लगता है। आज मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार को बहुत ज्यादा पैसों की या बहुत ज्यादा और चीजों की उनकी डिमांड नहीं होती। छोटी छोटी चीजों से भी मैं उनको खुश रख सकता हूँ। वो खुश रखने की कोशिश मैं आज करता हूँ दोस्तों। और इसीलिए मैं देखता हूँ कि मेरा परिवार भी मुझे उसी तरीके से पूरी तरीके से मदद करता है। जैसा मैंने बताया, मैं शुरू से ही ए की सर्विस में इन्वॉल्व रहा। कई बार लोग पूछते हैं कि तुम इतना समय कैसे दे पाते हो, काम धंधा भी है, घर भी है, ए का भी काम है, तो कहीं तो भी परिवार के सपोर्ट के बगैर ये सारी चीजें नहीं होती। परिवार भी जरूर उस सेक्रीफाइस करता है, लेकिन वो सेक्रीफाइस तभी करता है कि जब उनको लगता है कि नहीं, हमारा जो घर का आदमी है वो सही काम कर रहा है, और हम भी उस काम से खुश है। कोरोना लॉकडाउन में 2 साल ऑनलाइन मीटिंग्स में मैं अपनी सेवाएं देते रहा। उस वक्त 2 ही साल का लड़का था मेरा, आज 7.5 साल का है। लेकिन मेरे घर के लोगों ने कभी भी मुझे उस बारे में कभी टोका नहीं, हमेशा कोऑपरेट किया। आज भी एक ही मैं सर्विस में हूँ, आज नागपुर एरिया से डेलीगेट हूँ, काफी समय ए में देना पड़ता है। कभी मेरे परिवार ने मुझे किसी भी ए के काम के लिए कभी नहीं रोका। हाँ, कभी कभी एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, अरे आपका तो बस कोई ना कोई काम ही रहता है, तो उसको मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जिस दिन उनकी इच्छा है और मैं उनको कहीं ले नहीं जा पा रहा, तो मैं उसके बाद कभी तो भी उनकी इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। घरेलू चीजें आज भी, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की चीज हो, वो सारा लाना ले जाना मुझे ही करना पड़ता है। और कई बार तकलीफ भी होती है कि घर भी संभालो, एक का काम भी संभालो, काम धंधा भी संभालो। लेकिन ये सब करते हुए, चाहे वो तकलीफ जरूर हो, लेकिन वो सब करने के बाद में एक जो सुकून मिलता है, एक उपयोगी होने की जो भावना अंदर में आती है कि नहीं यार, मैं आज कहीं तो भी काम लायक बना हूँ। अल्कोहलिज्म में लोगों ने मेरे लिए बोल दिया था कि ये एक यूजलेस है, निरुपयोगी, किसी काम का नहीं। लेकिन ईश्वर ने और इस ए के प्रोग्राम ने मुझे एक उपयोगी इंसान बनाया, कि मैं आज किसी के काम आ सकता हूँ। मेरे अनुभव किसी की मदद कर सकते हैं। मैं आज अपने परिवार का ध्यान रख सकता हूँ। अल्कोहलिज्म में तो घर में खाना कैसा बन रहा, घर के लोग कैसे जी रहे, उनकी क्या भावनाएं हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो जी रहे, इसके बारे में कोई संवेदना ही नहीं थी।
ना बाहर की दुनिया के लोगों के बारे में। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। एक गैर जिम्मेदार शराबी। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद, एकदम से नहीं, धीरे धीरे ही सही, मेरी जिम्मेदारियां मुझे पता चली। एक ए का मेंबर होने के नाते ए के प्रति तो मेरी जिम्मेदारियां है ही है। एक सफरिंग अल्कोहलिक को मैसेज देना, उसको मदद करना, ए के कारवा को आगे बढ़ाना, ये तो मेरी जिम्मेदारियां है ही है। लेकिन मेरा परिवार जो सबसे ज्यादा मेरा भुक्तभोगी है, मेरे शराबीपन का, कहीं तो भी उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। उसकी जिम्मेदारियां भी मुझे निभानी पड़ती है। और सारा जो 12 कदम है, मैं अगर उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे अंदर में एक आध्यात्मिक जागृति आई है, तो 12वां कदम भी कहता है कि जो भी हमने इन 12 कदमों से सीखा है, तो इन तत्वों को हमने अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू किया। हमारा 12वां कदम कहता है। तो इन सब क्षेत्रों में हमारा परिवार भी कहीं तो भी एक क्षेत्र है। तो हमारी परीक्षा हमारे घर में होने वाली है कि एक ही मीटिंगों में जो बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ, नम्रता पर, जिम्मेदारी पर, सर्विस पर, और न जाने क्या क्या, टॉलरेंस पर, लेकिन क्या मेरा जो स्वभाव है वैसा ही अपने घर के लोगों के प्रति है? बेशक ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। कई बार शुरुआत में गलतियां भी होती है। लेकिन मुझे इस पर काम करना पड़ता है दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि शुरू में मेरे से गलतियां हुई, आज भी कभी कभी होती है। लेकिन ए का प्रोग्राम उसमें सुधार की भी संभावनाएं बताता है। रोज मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी पड़ती है कि मैंने भाषा से, अपने व्यवहार से घर के लोगों को दुखाया तो नहीं। कभी कभी हो जाता है कि कभी भाषा बिगड़ जाती है, या कभी मैं क्रोधित होकर कुछ बोल देता हूँ, तो उसका इमोशनल हैंगओवर मुझे दिन भर सहन करना पड़ता है। वो चीज मुझे कहीं तो भी खाते रहती है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोलती। और मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूं, तो मुझे उसको स्वीकार करना पड़ता है, ताकि जल्द से जल्द मैं मानसिक रूप से शांत हो जाऊं। तो आज भी ये होता है मेरे साथ में। कभी वाइफ से तू मैं हो जाएगी, कभी बच्चों पे कभी चिल्ला देता है आदमी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो चीज हमको खाना शुरू कर देती है। उसका हैंगओवर हमारे दिमाग पे काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, अपनी गलती को कबूल करता हूँ, हो सके तो भरपाई करने की कोशिश करता हूँ, तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। 24 घंटे हम ए में नहीं रहते। 24 घंटे हम काम धंधे पर भी नहीं रहते। सोब्राइटी में हमारा सबसे ज्यादा अगर समय कहीं है, तो हमारे परिवार में ही होता है दोस्तों। और इसीलिए मेरी जो रिकवरी की जो परीक्षा है, कितना मैं इस प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, कितना मेरे अंदर में बदलाव आया है, कितनी मेरे व्यवहार में बदलाव आया है, कितनी मेरी भाषा में बदलाव आया है, इसका सारा जो पोल पट्टी है वो घर में ही खुलने वाली है। और मुझे हमेशा सतर्क रहकर इस पर ध्यान देना पड़ता है कि मेरी बोली हुई जरा सी छोटी सी बात घर का वातावरण खराब कर सकती है। और यदि घर का वातावरण खराब हुआ, घर के लोग अगर डिस्टर्ब रहे, तो मैं भी खुश नहीं रह सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम की बदौलत, ईश्वर की बदौलत, एक सद्बुद्धि कहीं तो भी प्रोग्राम के माध्यम से मेरे अंदर में आई। और मैं आज कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई दुख ना हो, कम से कम जानबूझकर तो ना हो। ए में आने के बाद में सर्विस के दौरान ही दोस्तों 2 बार एक्सीडेंट हुए, और काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बाल बाल बच गया।
कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ शर्ट पैंट फट गए, खरोचे आ गई। एक एक्सीडेंट में तो मेरे जो साथी थे उनकी टांग टूट गई थी। लेकिन ये ईश्वर और एक ही प्रोग्राम की सद्बुद्धि थी कि मैं इतना होने के बावजूद भी उस दिन कम से कम अपने घर के लोगों को मैंने पता नहीं चलने दिया कि मेरे साथ में एक्सीडेंट हुआ। जब पहला एक्सीडेंट हुआ था, जब साथ के एक साथी की टांग टूट गई थी, एक ए मेंबर को पता चल गया था जो मेरे बगल में ही रहते थे। लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि घर में मत बताना। बहुत ही आराम से मैं चोरी छुपे घर में एंट्री किया, अपने कपड़े चेंज कर दिए, और 2-3 दिन के बाद में उनको बताया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। दूसरी बार एक बार फिर एक्सीडेंट हुआ। बाइक से मैं बिल्कुल सरपट सड़क पे दौड़ गया था, गिर गया था और शर्ट पैंट फटे थे, खरोचे आई थी, चेस्ट पे भी कड़ा काफी मार था। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपने परिवार को नहीं बताया। तो बताने का उद्देश्य ये है कि एक सद्बुद्धि इस प्रोग्राम की वजह से आई कि नहीं, अगर मैं ये बता देता हूँ तो हो सकता है मेरा परिवार डर जाएगा, तनाव में आ जाएगा। पहले ये चीजें नहीं थी दोस्तों। हम तो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा कर कर दिखाने वाले और सहानुभूति के लिए न जाने क्या क्या करने वाले लोग हैं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इन छोटी छोटी चीजों में भी मैंने ऐसे सीखा है कि अपने परिवार को हम कैसे कैसे हंसता देखें। अगर कोई समस्या है तो मुझे उसको सहन करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात को मैं इशू बना के परिवार के सामने में रखूंगा तो मेरा परिवार दुखी हो जाएगा, वो डरेगा। हर चीज कहीं तो भी उनसे शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो जरूरी चीजें हैं वही शेयर करना है मुझे। और जो मैं अपने लेवल पे उन चीजों को हैंडल कर सकता हूँ वो मुझे अपने लेवल पे हैंडल करनी होती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों हमारे अंदर में ये परिवर्तन आता है। हमारा जो पुराना तौर तरीका होता है जीवन जीने का, बात करने का, व्यवहार करने का, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आता है। यदि हम इन 12 कदमों पे काम करते हैं, और यदि इन 12 कदमों पे सही में हम काम कर रहे हैं, हमारे अंदर में बदलाव आया है, तो वो एक जगह नहीं दिखेगा, वो हर जगह दिखेगा। वो हमारे घर में भी दिखेगा, काम धंधे पे भी दिखेगा, ए में भी दिखेगा। यदि ऐसा नहीं है तो कहीं तो भी मैं एक ड्वेल लाइफ जी रहा हूँ, दोहरी दोहरा व्यक्तिमत्व की, जो कहीं कुछ दिखाता है और कहीं कुछ दिखाता है। आज मैं इस दोहरे व्यक्तिमत्व से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। सही में ए ने मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव लाया है वो हर जगह दिखे। चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा काम धंधा हो, यहाँ पर हर जगह मैं एक जैसा दिखने की आज मैं कोशिश करता हूँ। आज मैं बोल सकता हूँ कि अपने परिवार के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ। छोटी छोटी चीजों में भी उनको रखने, खुश देखने की पूरी कोशिश मैं आज करता हूँ। शायद यही वजह है दोस्तों कि सोबराइटी के साथ साथ एक आत्म शांति भी आज मुझे मिल रही है और मैं इस जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।